नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? इतिहास की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर इतिहास की बात करते हैं तो शुरू करते हैं आज हम अपनी पहली क्लास इतिहास को लेकर। एक शब्द लिखा दोस्तों हमने, इतिहास। शब्द लिखा दोस्तों हमने, इतिहास, जिसे हम हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। शब्द लिखा दोस्तों हमने, इतिहास, और इस इतिहास को हम हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। यदि बात करते हैं इस इतिहास शब्द की, तो दोस्तों ये दो शब्दों से मिलकर बना। संस्कृत भाषा के दो शब्दों को मिलाने से बना, एक इति और एक हास। जब हम संस्कृत के इति और हास शब्द को मिलाते हैं तो हमारे पास शब्द निकल कर आता है इतिहास। अब देखिए दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक इति और एक हास। तो निश्चित रूप से इसका कुछ अर्थ भी होगा, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ शब्द हुआ है उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर हुआ है। तो यदि बात करते हैं इति की, तो इति का अर्थ होता है दोस्तों ऐसा। इति का अर्थ होता है दोस्तों ऐसा। और हास का अर्थ होता है दोस्तों घटित हुआ है। हास का अर्थ होता है घटित हुआ है, क्योंकि हास जो वर्ड है, जो शब्द है, इसका यूज हम पास्ट के लिए करते हैं, भूतकाल के लिए करते हैं। तो देखिए, संस्कृत के दो शब्द हैं, एक इति और एक हास। इति का अर्थ होता है ऐसा और हास का अर्थ होता है घटित हुआ है। इति का अर्थ होता है ऐसा और हास का अर्थ होता है घटित हुआ है। यदि बात करते हैं दोस्तों इसी को लेकर आप, तो इस इतिहास शब्द का जो मीनिंग हो जाएगा, जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों, ये अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा ऐसा घटित हुआ है। ऐसा घटित हुआ है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अर्थ हो जाएगा ऐसा घटित हुआ है। ऐसा 100% हुआ है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, वही क्या होता है? इतिहास होता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक चीज की बात करेंगे हम। कई लोग बोलते हैं कि सर, जो निश्चित रूप से हुआ है, 100% हुआ है, वही इतिहास है क्या? क्या और चीजें इतिहास में शामिल नहीं हो सकती? तो दोस्तों, अगर इसकी बात करते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं इस चीज को भी लेकर। हम अतीत में, इतिहास में अतीत की उन्हीं घटनाओं को शामिल करते हैं जिनका हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अन्यथा जो कुछ घटित हो चुका है वो अतीत हो सकता है, वो इतिहास नहीं हो सकता। तो इतिहास के भी कुछ मायने होंगे, किन किन चीजों को हम इतिहास में शामिल करेंगे दोस्तों, उसके भी हम बात करेंगे जस्ट अभी। देखिए, एक शब्द आया हमारे सामने, हिस्ट्री। जब मैं कक्षाओं में रहता हूं दोस्तों, तो मैं बच्चों से बात करता हूं कि ये इतिहास और ये जो हिस्ट्री शब्द है, क्या ये शब्द एक ही है? तो ज्यादातर मेरे पास जवाब आते हैं कि सर ये एक ही है। तो देखिए दोस्तों, एक तो नहीं है, क्योंकि एक इतिहास है जो हिंदी भाषा का शब्द है, और एक हिस्ट्री है जो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। यदि शब्द हैं, अगर शब्द अलग अलग हैं, तो निश्चित रूप से इनका अर्थ भी क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन हां, जिन चीजों के लिए यूज किया जाता है दोनों शब्दों का, वो चीजें क्या होती हैं? सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। यानी कि अगर बात करूं मैं, तो जिस चीज को हम भारतीय लोग इतिहास कहते हैं, उसी को यूनानीस कंट्री के लोग जो भी होंगे, वो सारे किस नाम से, अंग्रेजी बोलने वाले जितने भी लोग होंगे, वो किस नाम से संबोधित करेंगे? हिस्ट्री से संबोधित करेंगे। तो ये जो हिस्ट्री आपका वर्ड है दोस्तों, इस हिस्ट्री वर्ड की बात करूं तो ये किस लैंग्वेज का वर्ड है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है दोस्तों। जो आपका इतिहास वर्ड है, ये इतिहास शब्द तो दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना, जबकि जो हिस्ट्री वर्ड है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है बुनना। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो जिसका अर्थ होता है बुनना। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, एक बार जनरली अगर हम बात करते हैं तब हमारे लिए काम आ जाता है। वैसे अगर बात करेंगे तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन जनरली मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, कोई पूछ लेता है तो आप बता सकते हैं।
यदि बात करता हूं दोस्तों मैं इतिहास को लेकर, तो जो इतिहास है इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्चुअल चीजें बता देता हूं। उनमें हम बात करते हैं इतिहास के जनक की, फादर ऑफ हिस्ट्री की। और जब फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व के इतिहास का जनक कौन है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत के इतिहास का जनक कौन है। और उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि हमारे राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है। फादर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, फादर ऑफ इंडिया हिस्ट्री एंड फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, इन तीनों की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों आगे फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं। जब फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपके सामने बात करता हूं दोस्तों विश्व के इतिहास के जनक की, फादर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व के इतिहास के जनक, विश्व के इतिहास के जनक, देखते हैं दोस्तों इसकी हम बात करेंगे। विश्व के इतिहास के जनक, तो दोस्तों विश्व के इतिहास के जो जनक रहे हैं वो रहे हेरोडोटस। कौन रहे हैं दोस्तों? हेरोडोटस। विश्व के इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। ये रहने वाले थे दोस्तों यूनान के। कहां के रहने वाले थे दोस्तों? ये यूनान के रहने वाले थे दोस्तों। कहां के रहने वाले थे? ये यूनान के रहने वाले थे। इनका हम थोड़ा सा देखते हैं जनरली। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं हेरोडोटस भी एक बार। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं हेरोडोटस की, तो हेरोडोटस की मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूं एक बार अच्छी सी। फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से इन्हें जाना जाता है। जब हम इनकी बात करते हैं दोस्तों, तो ये हैं आपके हेरोडोटस। ये आपके इतिहास के जनक है दोस्तों हेरोडोटस, जिनकी हम बात कर रहे हैं अभी। यह है दोस्तों आपके फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हेरोडोटस जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, यह है हेरोडोटस। इन हेरोडोटस की बात करें तो दोस्तों रहने वाले कहां के हैं? ये यूनान के रहने वाले हैं। यदि बात करते हैं आप इनकी, तो देखिए दोस्तों इनके पिता का नाम है दोस्तों लिक्सिस। हिज फादर नेम इज लिक्सिस। इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों? तो इनके पिता का नाम है लिक्सिस। और दोस्तों यदि बात करते हैं इनकी माता की, तो इनकी माता का नाम है दोस्तों ड्रायो। हेरोडोटस फादर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हिज फादर नेम इज लिक्सिस, हिज मदर नेम इज ड्रायो। यदि बात करते हैं इनके पिता का नाम है लिक्सिस और इनकी माता का नाम है दोस्तों ड्रायो। यदि हेरोडोटस की आप बात करते हैं दोस्तों, तो हेरोडोटस की अगर बात करें तो इन्हें फादर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कहा किस व्यक्ति के द्वारा गया? आपसे पूछा जाए कि हेरोडोटस को दुनिया के इतिहास का जनक कहा किसने, इन्हें इतिहास का जनक कहा किसने? तो देखिएगा, इन्हें इतिहास का जनक कहा, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, ऐसा आपने देखा है। और इन्हें कहने वाला जो कैंडिडेट है, वो कहने वाला कैंडिडेट है दोस्तों सिसेरो। सिसेरो के द्वारा इन्हें क्या कहा गया? वर्ल्ड के इतिहास का जनक कहा गया, विश्व के इतिहास का जनक कहा गया। यदि आप बात करते हैं दोस्तों हेरोडोटस की, तो देखिएगा इन्हें पर्शियन युद्धों का होमर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनका उपनाम है दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं? पर्शियन युद्धों का होमर। पर्शियन युद्धों का क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें होमर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पर्शियन युद्धों का जो होमर कहा जाता है दोस्तों, ये किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो पर्शियन युद्धों का होमर कहा जाता है हेरोडोटस को। इसकी अगर बात करते हैं तो कहा किसने? उस व्यक्ति का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन्हें विश्व के इतिहास का जनक कहा किस व्यक्ति ने, तो ऐसा नाम दिया था दोस्तों इन्हें शोटवेल ने। शोटवेल के द्वारा कहा गया था, ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया, तो शोटवेल के द्वारा इन्हें पर्शियन युद्धों का क्या कहा गया दोस्तों? होमर कहा गया। अब देखिए अगर दोस्तों बात करते हैं हम, तो ये होमर एक यूनान के क्या हुए दोस्तों? इतिहासकार हुए, यूनान के एक कवि हुए हैं।
ध्यान दीजिएगा, हम जब 12th की क्लास से पढ़ते हैं तो 12th की क्लासों में हमारे सामने आता है, इसलिए मैं नोट लगाकर दोस्तों ये ऐड कर देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। होमर की दो रचनाएं हैं, होमर की रचनाएं, ये दोनों रचनाएं भी आप जनरली ध्यान रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम ओपीयू से इंपॉर्टेंट बनती हैं। होमर की दो रचनाएं हैं, एक रचना का नाम है इलियड, इलियड, और होमर की दूसरी रचना है ओडिसी। दो रचनाएं हैं, एक तो है दोस्तों इलियड और एक रचना है ओडिसी। ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये होमर की रचनाएं हैं। तो बात करें हम विश्व के इतिहास के जनक की, तो विश्व के इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। ये रहने वाले कहां के थे? तो ये यूनान के रहने वाले थे। यदि बात करते हैं इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम था लिक्सिस, और यदि हम बात करते हैं इनकी माता की, तो इनकी माता का नाम है दोस्तों ड्रायो। यदि बात करते हैं तो इन्हें इतिहास का जो जनक कहा गया वो किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया? सिसेरो के द्वारा कहा गया। और पर्शियन युद्धों का जो होमर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस को पर्शियन युद्धों का जो होमर कहने वाला व्यक्ति है उसका नाम है दोस्तों शोटवेल। क्या नाम है दोस्तों? शोटवेल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हेरोडोटस की, तो हेरोडोटस से पहले आपको बता दूं, एक शब्द पढ़ा आपने यहां पर होमर, तो ये दोस्तों जो होमर वर्ड आया है, जो शब्द आया है, इस होमर के अर्थ की अगर बात करते हैं तो होमर एक क्या है दोस्तों? यूनान के कवि हुए हैं, एक इतिहासकार हुए हैं। और इस होमर की भी हम दो रचनाएं पढ़ते हैं। होमर की दो रचनाएं हैं, एक का नाम है इलियड और एक रचना का नाम है दोस्तों ओडिसी। देखिए दोस्तों, अगर हम इसी को आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हेरोडोटस की हम बात करते हैं तो देखिएगा दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों हेरोडोटस की ही हम बात करते हैं आगे। इनकी जो रचना है दोस्तों, इनकी जो रचना है, हेरोडोटस की जो रचना है दोस्तों, इनकी जो रचना है, इस रचना का नाम क्या है दोस्तों? तो इनकी रचना है हिस्टोरिका। हेरोडोटस की जो रचना है दोस्तों, इनकी रचना का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो इनकी रचना का नाम है हिस्टोरिका। इनकी रचना का नाम क्या है दोस्तों? हिस्टोरिका। हेरोडोटस की अगर आप बात करते हैं दोस्तों, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अच्छी चीज बताता हूं हेरोडोटस को लेकर। आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि दुनिया में जो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ लिखे गए वो मनुष्य के द्वारा लिखा गया प्राचीन ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद। क्या माना जाता है दोस्तों? ऋग्वेद माना जाता है। अब ऋग्वेद यदि मनुष्य के द्वारा लिखा गया, यानी कि जिसको हम कहते हैं अपौरुषेय, कई विद्वानों का मानना है कि वेद मनुष्य के द्वारा लिखे ही नहीं गए, अपौरुषेय हैं। जबकि हम बात करें तो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें आता है हमारे पास मानव द्वारा लिखे गए, यानी कि मानव की जो सबसे पुरानी रचना मानी जाती है वो मानी जाती है कौन सी दोस्तों? ऋग्वेद। यद्यपि मैं फिर बोल रहा हूं कि ऋग्वेद को अपौरुषेय माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह ईश्वर के द्वारा लिखा गया ज्ञान है, पुरुषों के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो यदि बात करते हैं दोस्तों, तो ऋग्वेद जब इनसे पहले लिखे जा चुके हैं, वेद इनसे पहले लिखे जा चुके हैं, अन्य हैं, उपनिषद लिखे जा चुके हैं, आरण्य लिखे जा चुके हैं, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, उसके बावजूद भी हमने विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोटस पढ़ा, या सिसरो ने विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा। क्यों दोस्तों? तो यदि दोस्तों इसकी हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब ये चीज हमारे सामने आती है तो एक चीज ध्यान देना दोस्तों, क्यों कहा जाता है? इसका कारण है कि दुनिया में पहला व्यक्ति था हेरोडोटस, और दुनिया की पहली रचना है हिस्टोरिका, जिसके अंदर हमारे को इतिहास एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सुव्यवस्थित तरीके से, तिथि के साथ और निरपेक्ष रूप में मिलता है। क्या दोस्तों? पहली चीज तो क्या? पहली चीज हमारे को क्या मिलता है? ये निरपेक्ष, यानी कि किसी घटना विशेष में हेरोडोटस ने किसी व्यक्ति विशेष का क्या नहीं लिया? पक्ष नहीं लिया, यानी कि जो वास्तविकता है उसी को इन्होंने लिखा। क्योंकि इतिहास में एक चीज आती है दोस्तों, इतिहास विवादित रहता है, भूगोल की तरह बदलता नहीं है। और ये विवादित क्यों रहता है, इसका कारण मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिएगा कोई दो व्यक्ति हैं, यदि किसी व्यक्ति के पास बैठकर आप कोई घटना लिख रहे हो, कोई चीज लिख रहे हो, तो हमारा जो इतिहास है वो ज्यादातर राज दरबारों में लिखा गया, यानी कि हमारा जो आश्रित इतिहास लिखा गया। अब राज दरबारों में रहकर आप किसी राजा के विरुद्ध कोई चीज लिख सकते थे दोस्तों? नहीं। यानी कि कहा जाता है कि जिसका नमक हमने खाया है उसके साथ हम विद्रोह नहीं कर सकते। तो कई घटनाएं इतिहास में ऐसी हुई जो जिस इतिहासकार ने जिस राजा का पक्ष लेना था, जिसके पक्ष में वो था, इसलिए इतिहास विवादित रहा।
क्योंकि जो राजा के दरबार में रहा उसने उसी राजा की प्रशंसा में घटनाएं लिखी और उसका रिजल्ट आपने देखा भी है दोस्तों। इतिहास का सबसे बेहतरीन नायाब उदाहरण देता हूं मैं आपको, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध इस घटना को जानने के लिए, एक बेहतरीन घटना के लिए हमारे सामने हो सकता है जब इतिहास की निरपेक्षता के रूप में बात करें। ये अबुल फजल था, बदायूनी था, ये मुगल आश्रित दरबारी विद्वान थे, इसलिए इन्होंने इस युद्ध में किसकी विजय बताई दोस्तों? तो इन्होंने विजय बताई किसकी दोस्तों? आपके अकबर की विजय बताई, मिर्जा राजा मानसिंह जी की विजय बताई। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसी घटना को लेकर यहां पर, तो हमारे सामने एक चीज आती है दोस्तों, राज प्रशस्ति, और एक ग्रंथ आता है अमर काव्य वंशावली, जिसके जो इतिहासकार हुए, जो उसके लेखक हुए, उनका नाम भी आपने पढ़ा होगा दोस्तों, रणछोड़ भट्ट तेलंग, जो कि आपके महाराणा राज सिंह के क्या थे दोस्तों? दरबारी विद्वान थे। इस राज सिंह जी के दरबारी विद्वान रणछोड़ भट्ट ने अपनी रचना अमर काव्य वंशावली के अंदर, और अमर काव्य वंशावली के साथ राज प्रशस्ति में, जो कि आपकी राजसमंद झील के किनारे लिखी हुई है 25 शिलाओं के ऊपर, उस प्रशस्ति के अंदर किसकी विजय बताइए दोस्तों? महाराणा प्रताप सिंह की विजय बताइए। इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने जो घटनाएं लिखी वो निरपेक्ष रूप से लिखी, किसी व्यक्ति विशेष का पक्ष नहीं लिया। जैसे कि मुगल दरबार में आश्रित कवियों ने किन्हीं घटनाओं में मुगल बादशाहों का पक्ष लिया, वैसे ही कई घटनाओं के अंदर आश्रित दरबारी विद्वानों ने अपनी अपनी घटनाओं का पक्ष लिया। ऐसा इसी कारण देखा गया कि इतिहास विवादित रहा। जबकि भूगोल की क्या चीज रहती है दोस्तों? भूगोल बदलती रहती है, इतिहास बदलता नहीं है, लेकिन हमेशा किस में घिरा रहता है? विवादों में घिरा रहता है। तो आगे बात करता हूं दोस्तों मैं, इनकी रचना का नाम है दोस्तों हिस्टोरिका। अब एक चीज बताइए दोस्तों, हिस्टोरिका तो इनकी रचना है, लेकिन हम आपसे एक और बात करते हैं। एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, यदि हिस्टोरिका हेरोडोटस की रचना है तो नेचुरल हिस्टोरिका किसकी रचना है? नेचुरल हिस्टोरिका, यह हमने आपसे पूछा है दोस्तों। यह भी एक रचना है। हमने कहा कि हिस्टोरिका किसकी रचना है? हेरोडोटस की रचना है। तो फिर नेचुरल हिस्टोरिका किसकी रचना है? तो दोस्तों ध्यान देना, नेचुरल जो हिस्टोरिका लिखी गई है, इसके जो राइटर हुए हैं, इसके जो लेखक हुए हैं, वो थे दोस्तों प्लिनी। अच्छा प्रश्न दोस्तों, भारत के या वर्ल्ड के इतिहास से अगर हम बात करते हैं तो अच्छा प्रश्न बनता है। यदि बात करें हम, अच्छे प्रश्न बनते हैं दोनों कि कौन सी किसकी रचना है। तो यदि बात करते हैं हम रचना हिस्टोरिका, किसकी रचना हुई दोस्तों हिस्टोरिका? तो ये हेरोडोटस की रचना हुई। और यदि हम बात करते हैं नेचुरल हिस्टोरिका, तो किसकी रचना हुई दोस्तों? ये प्लिनी की रचना है दोस्तों। किसकी रचना है दोस्तों? ये प्लिनी की रचना है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों फादर ऑफ इंडिया हिस्ट्री, यानी कि हम बात करते हैं भारत के इतिहास के जनक की। तो देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं हम भारतीय इतिहास के जनक की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? भारतीय इतिहास के जनक की। भारतीय इतिहास के जनक। तो दोस्तों भारतीय इतिहास का जो जनक माना जाता है, वो भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है किसको दोस्तों? वेद व्यास जी को। महर्षि वेद व्यास को क्या माना जाता है? भारत के इतिहास का जनक माना जाता है दोस्तों। यदि बात करते हैं महर्षि वेद व्यास जी को माना जाता है दोस्तों। किसको माना जाता है दोस्तों? वेद व्यास जी को माना जाता है। हम बात करते हैं इनकी भी, यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो किससे माना जाता है? वेद व्यास जी को हम बात करते हैं। महर्षि वेद व्यास को माना जाता है दोस्तों। ये रहने वाले थे दोस्तों नेपाल के। कहां के रहने वाले थे दोस्तों? ये नेपाल के रहने वाले थे महर्षि वेद व्यास जी। यदि हम महर्षि वेद व्यास की बात करें तो मैं आपको इमेज दिखा देता हूं दोस्तों महर्षि वेद व्यास जी की भी। देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं
यहाँ से दोस्तों मैं एक इमेज लेता हूँ वेद व्यास जी की, क्योंकि इससे मैं आपको एक और जनरल इफेक्ट बनेगा वो भी आपको बता दूंगा दोस्तों। मैं देखिएगा, हमारे सामने इमेज है दोस्तों, ये वेद व्यास जी की इमेज है और इस इमेज को लेकर मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों। दीजिएगा ध्यान इधर तरह सा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं वेद व्यास जी की। यदि हम बात करेंगे महर्षि वेद व्यास जी की, तो देखिएगा दोस्तों, रहने वाले कहां के दोस्तों, ये नेपाल के रहने वाले। कहां के रहने वाले हैं दोस्तों, ये नेपाल के रहने वाले हैं। और यदि वेद व्यास जी की बात करते हैं तो इनका मूल नाम क्या है दोस्तों, ये देखते हैं। वेद व्यास जी इनका मूल नाम नहीं है, ओरिजिनल नाम नहीं है। इनका जो मूल नाम है दोस्तों, ये मूल नाम है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन। यदि बात करते हैं दोस्तों इनका मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम है कृष्ण द्वैपायन। जबकि अगर हम बात करते हैं तो इन्हें कहा जाता है वेद व्यास जी, क्योंकि ये प्रचलित नाम है इनका वेद व्यास जी, और ये इनका क्या है, मूल नाम है। तो दोस्तों एक चीज बताइए मुझे कि जब ये कृष्ण द्वैपायन इनका नाम था, तो ये कृष्ण द्वैपायन से वेद व्यास कैसे बन गए? वो क्या कारण रहा कि इन्हें वेद व्यास नाम से ज्यादा जाना गया और कृष्ण द्वैपायन नाम से लोग भूल गए ज्यादातर नाम तो, जबकि मूल नाम तो इनका ये है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने वेद व्यास कहा या आपने वेद व्यास सुना। तो ये कृष्ण द्वैपायन से वेद व्यास बनने की क्या कहानी है वो समझिएगा दोस्तों। होता क्या है कि जो ये वेदों का ज्ञान है दोस्तों, पहले ये वेदों का ज्ञान प्रारंभ में क्या था, मौखिक ज्ञान था। यानी कि जो महात्मा हुए, जो संत हुए हमारे यहां पर, उन्होंने क्या किया, इस ज्ञान को पहले क्या किया दोस्तों, पढ़ा, उनके गुरु से सीखा गुरुकुल में जाकर। अब उन गुरुकुल में जाने के बाद जब गुरु से सीखा पास में बैठकर, और उसी को आगे चलकर फिर उनके शिष्यों ने आगे बढ़ाया, फिर उनके शिष्यों ने अगली पीढ़ी में बताया। तो यानी कि ऐसे ये ज्ञान क्या रहा हमारा, आगे से आगे बढ़ता रहा। और इस पूरे के पूरे ज्ञान को, यानी कि वेदों के ज्ञान को पहली बार संकलित करने वाला जो व्यक्ति था वो था कृष्ण द्वैपायन। यानी कि वेदों के ज्ञान को संकलित करने का जो श्रेय दिया जाता है सर्वप्रथम, वो किसे दिया जाता है, महर्षि वेदव्यास जी को दिया जाता है, यानी कि कृष्ण द्वैपायन को दिया जाता है। और इन वेदों के ज्ञान के संकलन के कारण ही यह वेद व्यास नाम से जाने गए। किस नाम से जाने गए दोस्तों, वेद व्यास के नाम से जाने गए। वेदों के ज्ञान के संकलन के कारण इन्हें क्या कहा गया दोस्तों, वेद व्यास कहा गया। ध्यान रखना दोस्तों। यदि बात करते हैं दोस्तों तो इनकी जो रचना है, इस रचना का नाम है दोस्तों महाभारत। ये कृष्ण द्वैपायन इसके क्या माने जाते हैं दोस्तों, ये इसके रचयिता माने जाते हैं। ये इसके क्या है दोस्तों, रचयिता। अगर हम महाभारत की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो महाभारत है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। इसका जो प्राचीन नाम है दोस्तों, इसका जो प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम है जय संहिता। महाभारत का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो क्या है, जय संहिता। आपसे पूछ लिया जाए महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो महाभारत का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो क्या है, जय संहिता। अब देखिए दोस्तों, इसकी रचना तो किसने की है, महाभारत की रचना तो किसने की है, कृष्ण द्वैपायन ने, जिन्हें आप वेदव्यास जी के नाम से जानते हैं। जबकि इसको लिखने का जो कार्य किया गया है, इसके जो लेखक हुए हैं वो लेखक हैं भगवान श्री गणेश जी। इसके जो राइटर हैं दोस्तों, जो लेखक हैं वो लेखक हैं भगवान श्री गणेश जी। कहा जाता है कि गणेश जी के द्वारा ये लिखी गई है, ऐसा लोगों का मानना है। तो देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये बैठे हुए हैं आपके वेदव्यास जी, महर्षि वेदव्यास जी बैठे हुए हैं, और ये सामने बैठे हुए हैं भगवान श्री गणेश। और ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, वेदव्यास जी बोल रहे हैं। वेदव्यास जी क्या कर रहे हैं दोस्तों, बोल रहे हैं, और गणेश जी सुन सुनकर क्या कर रहे हैं दोस्तों, लिख रहे हैं। बोला किन के द्वारा गया, इनके द्वारा। सुना किन के द्वारा गया, इनके द्वारा। लिखा किन के द्वारा गया, इनके द्वारा। तो ऐसा साहित्य, ऐसी रचना जो सुनकर लिखी जाती है,
उसे कहा जाता है संहिता। क्या कहा जाता है दोस्तों? संहिता। और इसी के कारण इसे नाम दिया गया जय संहिता। क्या नाम दिया गया दोस्तों? जय संहिता। तो रचना तो किनकी है? महर्षि वेदव्यास जी की है। जबकि लिखा किसके द्वारा गया है? तो लिखा गया है भगवान श्री गणेश जी के द्वारा। इस कारण इसे कहा जाता है संहिता। ऐसा साहित्य, ऐसी रचना जो सुनकर लिखी गई हो, उसे कहा जाता है संहिता। क्या कहा जाता है दोस्तों? संहिता। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना, लेखक है इसके भगवान श्री गणेश। इस जय संहिता में, इस महाभारत के अंदर हमारे को कुरुक्षेत्र के मैदान में चलने वाला 18 दिन का जो युद्ध है उसका वर्णन देखने को मिलता है, जो कौरवों और पांडवों के मध्य क्या हुआ था दोस्तों? हुआ था। और ध्यान देना दोस्तों, ये दुनिया का सार्वभौमिक सत्य है कि हमेशा जीत किसकी होती है? सत्य की ही होती है। सत्य कड़वा हो सकता है दोस्तों, लेकिन सत्य डरता नहीं है, सत्य सामने आना चाहता है। जबकि असत्य मीठा होता है लेकिन वो डरता है, वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहता। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस इफेक्ट को आगे लेकर, हम एंट्री करते हैं यहां से राजस्थान के इतिहास में। और राजस्थान के इतिहास में हम सबसे पहले बात करेंगे फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री की। और राजस्थान के इतिहास का जो दोस्तों जनक माना जाता है वो माना जाता है कर्नल जेम्स टोड को। उन्हीं को लेकर हम बात करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों आगे। राजस्थान के इतिहास के जनक की बात करूंगा दोस्तों मैं। राजस्थान इतिहास के जनक। और राजस्थान के इतिहास का जो जनक माना जाता है दोस्तों, वो किससे माना जाता है? तो आप बोलेंगे कर्नल जेम्स टोड को। किन्हें माना जाता है दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का क्या माना जाता है दोस्तों? जनक माना जाता है। इनकी भी हम बात करते हैं दोस्तों। एक बार आपको इमेज दिखा देता हूं मैं। टोड और कर्नल जेम्स टोड की हम बात करते हैं दोस्तों। यदि हम बात करते हैं दोस्तों इनकी, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड। देखिएगा दोस्तों, ये हमारे कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है दोस्तों? जनक कहा जाता है। फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री के नाम से इन्हें जाना जाता है। दोस्तों मैंने इनका इतिहास पढ़ा है। कर्नल जेम्स टोड की एक रचना आती है ना, जिसमें पूरा का पूरा इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है। जब आप इनकी कर्नल टोड कृत राजस्थान का जब इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों, इनकी एक पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड कृत राजस्थान। जब आप उसे पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको वास्तव में ही ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा अनुभव मिलेगा, ऐसा फील होगा कि जिस व्यक्ति के द्वारा इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा गया, उस व्यक्ति ने इनकी रचनाओं को कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा, उस व्यक्ति ने इनके बारे में कितना बेहतरीन तरीके से जाना होगा। दोस्तों वास्तव में जब मैंने कर्नल जेम्स टोड की वो राजस्थान कृत इतिहास जब इनका पढ़ा, मैंने कर्नल टोड का राजस्थान कृत इतिहास, तो उसे पढ़ने पर मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि जिस व्यक्ति के द्वारा इन्हें कहा गया फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, उस व्यक्ति को मैं नमन करता हूं, उस व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, जिस व्यक्ति ने ऐसे शब्दों से इन्हें संबोधित किया। क्योंकि दोस्तों वास्तविकता में जो इन्होंने इतिहास लिखा है वो राजस्थान के लिए एक वरदान साबित हुआ दोस्तों। इसलिए जिस व्यक्ति के द्वारा इन्हें कहा गया, मैं नतमस्तक होकर उसे प्रणाम करता हूं। जिस व्यक्ति ने इस महान विभूति के बारे में मैं बताया, इस महान विभूति को इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया, मैं उससे भी नमन करता हूं दोस्तों। तो देखिएगा, हम इनके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। कर्नल जेम्स टोड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इन्हें इतिहास में
अगर सबसे पहली बात करूं मैं, कहा किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया इन्हें, तो कहने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर जी.एच. ओझा। डॉक्टर जी.एच. ओझा के द्वारा इन्हें क्या कहा गया, राजस्थान के इतिहास का जनक कहा गया। डॉक्टर जी.एच. ओझा का भी राजस्थान के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये रोहिड़ा सिरोही के रहने वाले थे, रोहिड़ा गांव सिरोही के रहने वाले थे। इनके बारे में भी हम राजस्थान की विभूतियों में पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान देना। एक बार थोड़ा सा मैं यहां पर लेता हूं जनरल। यदि कर्नल टोड की बात करेंगे दोस्तों, तो इन्हें कहा जाता है घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है दोस्तों, घोड़े वाले बाबा, क्योंकि जिस समय राजस्थान के इतिहास का क्या कर रहे थे दोस्तों, अध्ययन कर रहे थे। छोटी छोटी रियासतों में, बड़ी बड़ी रियासतों में जाकर सेठ साहूकारों, जागीरदारों से, इनसे मिलकर ये इतिहास की सामग्री जुटा रहे थे। भाटों चारणों से मिलकर इतिहास की सामग्री जुटा रहे थे। उस समय ये घोड़े पर बैठकर घुमा करते थे। इस कारण सामान्य जनमानस में इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना गया। दोस्तों घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना गया, लेकिन वो सौभाग्यशाली घोड़ा कौन सा था जिस पर बैठकर कर्नल जेम्स टोड राजस्थान की विभिन्न रियासतों में घुमा करते थे दोस्तों, तो वो सौभाग्यशाली घोड़ा था दोस्तों अलबर्ग। कौन सा घोड़ा था दोस्तों, अलबर्ग। इनके घोड़े का यदि नाम पूछा जाए तो इनके घोड़े का नाम था अलबर्ग। कर्नल जेम्स टोड के घोड़े का नाम क्या है दोस्तों, तो इनके घोड़े का नाम है अलबर्ग। यदि बात करते हैं आप कर्नल जेम्स टोड की, तो इनका जो जन्म हुआ दोस्तों, ये जन्म हुआ 20 मार्च 1782 में। 20 मार्च 1782 में कर्नल जेम्स टोड का क्या हुआ दोस्तों, जन्म हुआ। यदि बात करते हैं दोस्तों इनके जन्म के स्थान की, तो इनका जो जन्म स्थान है दोस्तों, वो जन्म स्थान कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा इनका जो जन्म स्थान माना जाता है वो है इंग्लिस्टन। इंग्लिस्टन इंग्लैंड में इनका क्या हुआ दोस्तों, जन्म हुआ। कहां जन्म हुआ दोस्तों, तो आप बोलेंगे इंग्लिस्टन इंग्लैंड में हमारे कर्नल जेम्स टोड का क्या हुआ, जन्म हुआ। अब देखिए दोस्तों, जन्म तो इंग्लिस्टन में हुआ, लेकिन टोड साहब वास्तविक रूप में रहने वाले थे स्कॉटलैंड के। कहां के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के। तो यदि बात करें इनका मूल निवास, कर्नल टोड के यदि मूल निवास स्थान की बात करते हैं, मूल निवास है दोस्तों, ये मूल नाम नहीं है। इनका जो मूल निवास है उसकी बात करता हूं मैं। इनका जो मूल निवास है दोस्तों, ये मूल निवास क्या है, स्कॉटलैंड। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं दोस्तों इनका जो मूल निवास है वो कौन सा है, स्कॉटलैंड। कौन सा है दोस्तों, स्कॉटलैंड। यदि बात करें हम राजस्थान के इतिहास के जनक की, तो राजस्थान के इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टोड। कौन हुए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड। और यदि बात करते हैं तो इन्हें कहा किसके द्वारा गया दोस्तों, तो इन्हें कहा गया डॉक्टर जी.एच. ओझा के द्वारा, जो रोहिड़ा सिरोही के रहने वाले हैं। इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। यदि बात करते हैं तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों घोड़े वाले बाबा, यानी कि इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से संबोधित किया जाता है। और इनके घोड़े का नाम था दोस्तों अलबर्ग। क्या नाम था दोस्तों, अलबर्ग। 20 मार्च 1782 में इंग्लैंड के इंग्लिस्टन नामक शहर में इनका जन्म हुआ, जबकि कर्नल जेम्स टोड मूल रूप से कहां के निवासी थे, तो ये मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी थे। आगे देखते हैं दोस्तों हम इसी में, अगर कर्नल जेम्स टोड को ही हम आगे देखते हैं तो देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, यदि हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की, यदि हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की दोस्तों, तो देखिएगा इनके जो पिता है दोस्तों, इनके पिता का नाम है जेम्स टोड। इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों,
तो इनके पिता का नाम है दोस्तों जेम्स टोड। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका नाम तो कर्नल जेम्स टोड है और इनके पिता का नाम जेम्स टोड है, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं। इनका नाम है कर्नल जेम्स टोड और इनके पिता का नाम है जेम्स टोड, ध्यान दीजिएगा। यदि बात करता हूं दोस्तों मैं इनकी माता की, तो इनके पिता का नाम है जेम्स टोड और इनकी माता की अगर बात करें दोस्तों तो इनकी माता का नाम है मेरी हैटली। मेरी हेटली, इनकी माता का नाम क्या है दोस्तों? मेरी हेटली। यदि बात करते हैं दोस्तों आप इन्हीं की, तो इनकी पत्नी का नाम भी पूछा जाता है, क्योंकि इनकी जो एक रचना हुई है दोस्तों, उसका जो प्रकाशन किया जाएगा, द ट्रेवल्स इन वेस्ट इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा, उसका जो किया जाएगा दोस्तों अनुभव, मतलब प्रकाशन, वो किसके द्वारा किया जाएगा? इनकी पत्नी के द्वारा किया जाएगा। इसलिए मैं आपको इनकी वाइफ का नाम भी बता देता हूं, पत्नी का नाम भी बता देता हूं। इनकी पत्नी का नाम देखिएगा दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों, क्या नाम से संबोधित करूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा एक बार, इनकी पत्नी के नाम को दीजिएगा ध्यान एक बार। इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों जूलिया। कई लोग आपको बोलेंगे कि इनकी पत्नी का नाम है जूलिया और कई लोग बोलेंगे कि इनकी पत्नी का नाम है कल्टर बर्क। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जूलिया और कल्टर बर्क ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही लेडीज का नाम है, ये कंप्लीट नाम है, पूरा नाम है। तो पूरा नाम है इनका जूलिया कल्टर बर्क। तो कहीं हम क्या करते हैं, ये नाम पढ़ लेते हैं और कई स्थानों पर हम ये नाम पढ़ लेते हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो फिर पता चलता है कि जूलिया सही है या कल्टर बर्क सही है। तो दोस्तों ये अलग अलग लेडीज नहीं है, ये एक ही लेडीज का पूरा नाम है, जूलिया कल्टर बर्क। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये चीज भी, जूलिया कल्टर बर्क, ये कर्नल जेम्स टोड का क्या है दोस्तों, ये इनकी पत्नी का पूरा नाम है, ध्यान दीजिएगा। यदि आप बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की, तो इतना जनरल इंट्रोडक्शन इनका जो ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों, मैं इन्हें राजस्थान लेकर आऊंगा और भारत लेकर आऊंगा। 1798-99 के बीच में ये पहली बार कहां आए दोस्तों? भारत आए। तो इनका पहली बार यानी कि सर्वप्रथम ये भारत आए ना, कहां आए? सर्वप्रथम भारत आए। तो ये पहली बार भारत आए 1798-99 में। देखिए दोस्तों, ज्यादातर राइट माना जाता है 1798 को, लेकिन कई किताबें ऐसी है, कई विद्वान साथी हमारे ऐसे भी रहते हैं जो 99 भी बताते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने कहा है कि इतिहास एक ऐसा विषय है जो विवादित रह सकता है लेकिन बदला नहीं जा सकता, और ये फितरत देखी जाती है भूगोल में बदलने की। हम बदलने वाले नहीं है, हम किस में रह सकते हैं? विवादों में रह सकते हैं। तो डिसीजन तो अगर लेते हैं हम, तो 1798 और 99 गलत तो नहीं है, विवाद में रहा है। तो ज्यादातर माना जाता है 98 को, और कुछ विद्वान हमारे बताते हैं 99। तो हो सकता है मैंने 98 बता दिया और किसी टीचर ने आपको 99 बता दिया, आप उनसे विवाद करने लग जाएं। मैंने हमेशा कहा है इतिहास विवादों में रहता है, बदला नहीं जा सकता। इसलिए ध्यान रखना, 98 और 99 ये दोनों ही राइट है, और यदि सिंगल वे में पूछा जाए आपसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 98 आ जाए तो 98, 99 आ जाए तो 99, और दोनों में से आ जाए तो आप 98 को ज्यादा प्रायोरिटी दें। ठीक है दोस्तों, यदि बात करते हैं इसी को सर्वप्रथम भारत आए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इनकी राजस्थान में आने को लेकर बात करूंगा मैं। उससे पहले बता दूं कि ये भारत में सर्वप्रथम कहां आए थे दोस्तों, ये भी ध्यान देना। तो इनकी भारत में पहली पोस्टिंग हुई थी दोस्तों बंगाल में, सैनिक रंगरूट के रूप में। सैनिक रंगरूट के रूप में इनकी पोस्टिंग हुई थी बंगाल के अंदर। किसकी ओर से? EIC की ओर से, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से इनकी क्या हुई थी दोस्तों? यहां पर नियुक्ति हुई थी बंगाल में सैनिक रंगरूट के रूप में इनकी, कर्नल जेम्स टोड की। उसी समय पहली बार इनका कहां आना हुआ? राजस्थान आना हुआ दोस्तों। तो पहली बार ये राजस्थान जो आते हैं वो बंगाल में, मतलब सॉरी भारत में जो आते हैं वो कहां आते हैं? बंगाल में आते हैं। भारत में पहली बार बंगाल आए। अब दोस्तों यहां से कुछ चीजों में और बात करूंगा। जब इनके राजस्थान को लेकर हम बात करते हैं तो इससे पहले ध्यान दीजिएगा एक बार, यहां पर तो आए 1798-99 में। 1801 में टोड की नियुक्ति कहां हुई?
दिल्ली में हुई। 1801 में कहां नियुक्त किए गए, कहां पोस्टेड किए गए, तो ये दिल्ली में भेज दिए गए, दिल्ली में नियुक्त हुए।